हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे द क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 तक कंटिन्यू रहा है, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले का जो रूल है जो कि 1773 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वो मैं कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि इसके पिछले लेक्चर में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ देखिए, क्योंकि अगर मैं उसको डिस्कस यहाँ पे करूँगा तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब 1857 में रिवोल्ट हुआ, क्यों हुआ था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी और उन्होंने जो एट्रोसिटीज किए थे लोगों पर, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर उसके लिए उसके खिलाफ हो गए और फिर क्रांति हुई 1857 की, जिसको हम जानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपोही म्यूटिनी, यानी कि सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये नाम हमने नहीं दिए, उस टाइम के जो कॉन्टेम्प्रेरी राइटर या पोएट्स हुआ करते थे उन्होंने इसके नाम दिए हैं, ठीक है। या इमिनेंट पर्सनैलिटी हुआ करती थी, उन्होंने इसके नाम दिए हैं। डन। अब सबसे पहले क्या हुआ? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे जो हमें मिला देखने के लिए, वो क्या मिला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया, और उसके अंदर जो भी पावर थी, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट, रिवेन्यू और टेरिटरी के रिगार्डिंग जितनी पावर थी, वो ट्रांसफर कर दी गई थी। किसको? ब्रिटिश क्राउन को। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ओके, अगर फीचर की हम बात करते हैं इसके एक्ट के, तो अब जो कंपनी का, अब जो यहाँ पे इंडिया में शासन था, वो हर मैजेस्टी यानी कि जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलने वाला था। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उनको इस एक्ट के तहत डेजिग्नेटेड करके एक नई पोस्ट बनाई गई, जिसका नाम था वायसराय ऑफ इंडिया। अब वायसराय की अगर हम बात करते हैं, तो पहले वायसराय बने थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और ये क्या थे? ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे ब्रिटिश क्राउन के। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और देखिए, जब यहाँ से कंपनी चली गई, तो कंपनी के अंदर उस टाइम दो बॉडी हुआ करती है, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन जब कंपनी यहाँ से चली गई, तो ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था, ये भी यहाँ से एंडेड हो गया। इसके बाद एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब इनको कंप्लीट अथॉरिटी थी कि आप इंडिया के अंदर जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इनको इसलिए कंट्रोल करने के लिए कंप्लीट अथॉरिटी थी। लेकिन अभी अकेले यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। इसके चेयरमैन कौन हुआ करते थे? ये खुद ही इसके चेयरमैन बने थे, इसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, ये थे कौन? ये ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे और रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। भाई जाहिर, अगर कैबिनेट के मेंबर हैं तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और इनके पास इतनी पावर हुआ करती थी कि ये इंग्लैंड और इंडिया में मुकदमा चला सकते हैं, किसी के खिलाफ कोई केस भी चला सकते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ, देखिए 1858 का जो एक्ट था, वो आया तो था इसलिए कि हम गुड गवर्नेंस देंगे इंडिया के अंदर। लेकिन जो इसके पहले कंपनी ने यहाँ पे, मतलब यू कैन से, बहुत बुरे हालात किए थे, उनको काफ़ी हद तक इन्होंने कन्फाइन किया। लेकिन हाँ, एक अल्टर और एक सब्सटेंशियल वे जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर देखने को हमें मिला, वो इतना अच्छा नहीं था जो इससे पहले, मतलब चीज़ें यहाँ पे पहले प्रीवियल थी, उनको कंट्रोल करने के लिए आया था। लेकिन वो चीज़ें इतनी हो नहीं पाई अच्छे लेवल पे। लेकिन हाँ, एक अच्छा प्रयास था। इसके बाद जब देखिए क्या हुआ, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फील हुआ, देखिए अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे इंडिया के अंदर, तो जो कॉपरेशन चाहिए वो किसका चाहिए? इंडियंस का चाहिए। अब इसके लिए ये बैठे रहे और एक्ट लाते रहे, जैसे 1861 का आया, उसके बाद 1892 का आया और 1909 का आया। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा था? 1861 का था। अब क्यों इंपॉर्टेंट था? देखिए, इसके अंदर क्या हुआ था, जो रिप्रेजेंटेशन था ना इंडियंस का, वो होना शुरू हो गया था। कहाँ पे? लॉ मेकिंग प्रोसेस में। पहले नहीं था। और तीन हमारे जो इंडियंस थे वो चुने गए थे, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जो पहले कौन थे? राजा थे बनारस के, और दूसरे पटियाला के महाराजा थे, और एक सर दिनकर राव थे। अब इनको किसने नॉमिनेट किया था? तो नॉमिनेट करते थे वायसराय ऑफ इंडिया, और जो कि उस टाइम लॉर्ड कैनिंग, और इनको अपॉइंट किया गया था 1862 में। लेकिन एक इश्यू था, इनको नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था। आगे क्या था? देखिए, इन्होंने इनिशिएट किया था डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पहले सेंट्रलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस था जब कंपनी यहाँ पे आई थी 1773 से, और 1833 में तो बहुत ज़्यादा हद हो गई थी इनकी, बहुत ज़्यादा क्लाइमैक्स पे थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच चुकी थी। क्योंकि जो पहले देखिए क्या हुआ सेंट्रलाइजेशन के अंदर, जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, इनको बंगाल के अंदर मिला दिया। फिर बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, उनको पूरी इंडिया का बना दिया 1833 के अंदर। तो अब उन सब चीज़ों को इन्होंने मतलब समाप्त कर दिया था, और उसके बाद क्या किया इन्होंने? डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, यानी कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी, अब वो इंडिपेंडेंस थी अपना काम करने के लिए। और 1937 तक तो पूरी इंटरनल अथॉरिटी मिल चुकी थी, जो जितने भी प्रोविंस हुआ करते थे। आगे क्या हुआ इस एक्ट के अंदर? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका? नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का। कहाँ पे? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया, और उसके साथ पंजाब के अंदर। अब जो वायसराय थे, इनको एक, यू कैन से, इनको रूल और ऑर्डर के
रूल और ऑर्डर बनाने के लिए एम्पावर किया गया। और मतलब यू कैन से जो बिजनेस था ना उसको बहुत ज़्यादा इनको कन्वीनियंट बनाना था, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक पोर्टफोलियो सिस्टम को लॉन्च किया। अब इसके अंदर क्या था देखिए, वायसराय काउंसिल का कोई भी मेंबर, उसको इतनी पावर होती थी कि वो या तो एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को पहली बात तो हैंडल कर लेगा और अथोराइज कर सकता था, कोई भी फाइनल ऑर्डर को इश्यू कर सकता था। किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, सॉरी कंपनी की काउंसिल के बिहाफ पे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ओके। और इनको एम्पावर किया गया, किसको? वायसराय को। यहाँ तक एम्पावर किया गया कि देखिए अगर इनको कोई ऑर्डिनेंस को इश्यू करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं बिना किसी कंकरेंस के लेजिस्लेटिव काउंसिल के। और इमरजेंसी के अंदर जो ये ऑर्डिनेंस को इश्यू करेंगे उसकी जो वैलिडिटी होगी लाइफ होगी वो ओनली 6 मंथ होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आई थिंक। अब फीचर की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए फीचर एक्ट ऑफ 1892 के फीचर की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने इंक्रीज कर दिया था जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे यानी कि इंडियंस थे, कहाँ पे? सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी दोनों के अंदर क्या हुआ, जो पहले तो यहाँ पे इनकी एंट्री नहीं थी लेकिन अब एंट्री हुई तो क्या हुआ, एडिशनल यानी कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे इंडियंस थे उनकी उनकी यू कैन से नंबर बढ़ाने यहाँ पे शुरू हुए। और फिर हुआ क्या देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हुआ, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो रिकमेंडेशन इसकी मिलती थी यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कौन हुआ करते थे? गवर्नर। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज और एसोसिएशन जमींदार चैम्बर, ये सब यहाँ पे इनको एंट्री मिलनी शुरू हुई। अच्छा, इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन बनना शुरू हुआ किनके लिए, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल के लिए सीट बुक थी यहाँ पे, आप ऐसे कह लीजिए। उनकी सीट को फिल करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन का यहाँ पे एक इस एक्ट के अंदर क्या हुआ, प्रावधान किया गया। हालांकि इलेक्शन तो वहाँ पे इलेक्शन जैसा वर्ड तो कोई था नहीं, लेकिन एक नॉमिनेशन प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था कुछ सर्टेन बॉडीज के रिकमेंडेशन पर। अब देखिए 1909 की अगर मैं बात करता हूँ तो इस एक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको मानते हैं हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, मॉर्ले कौन थे अगर मैं मालूम करूँ तो लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, और मिंटो की अगर हम बात करते हैं तो ये थे वायसराय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी दोनों ही लेवल पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल, इसमें क्या हुआ, इनका साइज बढ़ना शुरू हुआ। और मेंबर जो थे ना पहले 16 हुआ करते थे और अब यहाँ पे 60 तक आ चुके थे। लेकिन दोनों ही जो काउंसिल थी ये यूनिफॉर्म नहीं थी, एक साथ नहीं हुआ करती थी। आगे क्या है यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे जो काउंसिल हुआ करती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके जो फंक्शन थे उनको डेलिब्रेट मतलब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया दोनों ही लेवल पे, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सेंट्रल की या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही मालूम कर सकते थे बजट के रिगार्डिंग या किसी और के रिगार्डिंग। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ओके। अब इन्होंने क्या किया, पहली बार जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे उनको वे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया और एज ए लॉ मेंबर के रूप में उन्होंने वहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया। आगे क्या हुआ, इन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम। अब इसके अंदर क्या था, अगर कोई मुस्लिम मेंबर है तो वो इलेक्ट होगा सिर्फ मुस्लिम वोटर से, इसी को हम जानते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मिंटो ने। तो इसी वजह से हम इसको जानते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। किनको? लॉर्ड मिंटो का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा दूसरा, जो था लॉर्ड फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ओके, आगे क्या देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए ही नहीं था रिप्रेजेंटेशन, ये तो जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, यूनिवर्सिटीज और जमींदार, उनके लिए भी इन्होंने अलग से एक सेपरेट सिस्टम बना दिया। आगे अगर मैं बात करता हूँ देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, तो इसके अंदर क्या था देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हुआ, इन्होंने इस एक्ट को यू कैन से इनेक्ट किया। लेकिन ये जो फोर्स में आया था वो कब से आया था, 1921 से आया था। और इसको जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से। मॉन्टेग्यू कौन थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, ये वायसराय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। अच्छा, फीचर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सेंट्रल इट रिलैक्स दी सेंट्रल कंट्रोल ओवर दी प्रोविंसेस। जितनी प्रोविंसेस हुआ करती थी उसके ऊपर किसका कंट्रोल हो चुका था, अब यहाँ पे उसका सॉरी जितनी भी पहले प्रोविंसेस हुआ करती थी अब वहाँ उनके ऊपर से सेंट्रल का जो कंट्रोल था वो हट चुका था। कैसे, इनको डिमार्केट कर दिया इन्होंने, अलग अलग कर दिया था, सेंट्रल को अलग और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया था। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ओके। अब आगे क्या हुआ देखिए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे इनको भी इन्होंने आगे चल के दो चीजों में बांट दिया, पहले थे ट्रांसफर और दूसरे थे रिजर्व। अब ट्रांसफर के अंदर क्या था,
ट्रांसफर को एडमिनिस्टर कौन करते थे? गवर्नर, और अपने मिनिस्टर की हेल्प के साथ करते थे। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, और इनको यू कैन से एडमिनिस्टर कौन करता था? गवर्नर, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, लेकिन अब ये इस तरह का जो प्रोसेस था इसको हम जानते हैं डायरेक्टरी के नाम से, और ये आगे चलकर चीजें अनसक्सेसफुल हुई। आगे क्या हुआ इस एक्ट के अंदर? एक नई चीज का इंट्रोडक्शन हुआ जिसको हम बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन किसके लिए? कंट्री, कहाँ पे? कंट्री में, इंडिया में। अब देखिए, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस कर दिया था किससे? बाइकैमरल लेजिस्लेचर से। अब इसके अंदर क्या था? एक था अपर हाउस जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा था यहाँ पे लोअर हाउस जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अच्छा, जो दोनों के मेंबर चुने जाने थे, दोनों हाउस के जो मेंबर इलेक्ट होने थे वो कैसे चुने जाने थे? यहाँ पे कैसे इलेक्ट होने थे? वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होने थे यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट क्या था? जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी उसके अंदर अगर 6 मेंबर है ना, तो 6 में से 3 मेंबर इंडियंस होने चाहिए। ये इस एक्ट ने ऐसा यहाँ पे प्रोविजन दिया था। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल था उसके उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड किया। और कहाँ तक एक्सटेंडेड किया? कि सभी को, चाहे वो सिख हो, इंडियन क्रिश्चियन हो, या फिर एंग्लो इंडियन हो, या फिर यूरोपियंस क्यों ना हो, इन सबको उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। ओके, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आगे चल करके कुछ ही लोगों को इन्होंने क्या किया? प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेस पे उनको कुछ फ्रेंचाइज दी थी, कुछ अथॉरिटी दी थी। और आगे क्या है? एक नया ऑफिस क्रिएट किया है जिसका नाम था हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया। कहाँ पे? लंदन के अंदर। और जितनी भी पावर हुआ करती थी किसकी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो किसको दे दी? यहाँ पे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया को दे दी। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अब जैसे आज के टाइम में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले हुआ करता था यहाँ पे सीपीएससी, हुआ नहीं करता था। इसको सेटअप किया गया था 1926 में, इसलिए जिससे कि रिक्रूट किया जा सके सिविल एस्पिरेंट जो होते हैं, सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनको। और यहाँ पे क्या हुआ? इन्होंने सेपरेट किया था यहाँ पे प्रोविंशियल बजट को, कहाँ से? सेंट्रल बजट से। इन दोनों, देखो, सेंट्रल बजट से इन्होंने प्रोविंशियल बजट को दोनों को अलग अलग कर दिया था। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद क्या था? साइमन कमीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, साइमन कमीशन के चेयरमैन कौन थे सबसे पहले? इसके चेयरमैन हुआ करते थे उस टाइम सर जॉन साइमन। ये हुआ क्या था? 1927 में ये आया था, और ये 7 मेंबर की एक स्टेचुरी कमीशन था जिसके चेयरमैन कौन थे? मैंने अभी आपको बताया, सर जॉन साइमन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कंडीशन का मुआयना किया था कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो इन्होंने देखो यहाँ पे आए और देखा, और इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया के अंदर जो है ना, इस टाइम सबसे पहले आपको अबोलिशन करना पड़ेगा डायरेक्ट सिस्टम का, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, ये कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दिए। और यहाँ पे इस साइमन कमीशन के खिलाफ क्यों थे लोग बाग? देखिए, सबसे पहले क्या था, इसके अंदर जितने भी मेंबर थे वो सब कहाँ से थे? वो ब्रिटिश कमीशन से थे। यानी कि जितनी भी पार्टीज थी इन्होंने सबको फिर, जितनी भी यहाँ पे पार्टी थी सबने इसको बाइकआउट किया। किसका बाइकआउट किया? इस कमीशन का। ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। साथ के साथ कौन से थे? वो ब्रिटिश कमीशन से यहाँ पे आए थे। अब आगे क्या हुआ? एक वाइट पेपर था किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड। इसको प्रिपेयर किया गया और सबमिट किया गया कहाँ पे? कंसल्टेशन जॉइंट सिलेक्शन कमेटी ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, अब क्या हुआ? अब इसने जो भी सजेशंस वगैरह दिए थे, जो भी रिकमेंडेशंस थी कि चीज़ों को अबोलिश करें आप, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होकर के आई। ओके, आई थिंक चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होंगी। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर पीडीएफ आप इसकी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और आपको यहाँ पे पीडीएफ इसको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।